दोस्तों, एक फ्रेंच कहावत है कि जब कुछ गिने चुने अमीर लोग वॉर शुरू करते तो वो लाखों करोड़ों मिडिल क्लास होते जो उसका प्राइस पे करते। क्योंकि यूएस और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, जिसके बदले में ईरान ने काउंटर अटैक किया और उसके साथ में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जो पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, जिससे करोड़ों मिडिल क्लास लोगों का नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चाइना और खास करके इंडिया के लोगों का होगा। अब बहुत सारे इंडियंस कह रहे थे कि हमें इस वॉर से क्या, हम तो वर्ल्ड कप सेलिब्रेट करेंगे, न्यूज देखेंगे और मजे करेंगे। लेकिन इस वॉर का डायरेक्ट नुकसान हमें ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि इंडिया टुडे के ये आर्टिकल के हिसाब से गैस सिलेंडर की कमी से मुंबई के 20% होटल बंद हो चुके हैं और ये मनी कंट्रोल की टीम ने ग्राउंड पर जाके इसे वेरीफाई भी किया है कि गैस एजेंसी वालों को कमर्शियल सिलेंडर का सप्लाई मिलना बंद हो गया है, जिसकी वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हो रहे। तो अगर कुछ और दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो हम इंडियंस को बहुत हाई लेवल का इन्फ्लेशन देखने मिल सकता है, यहाँ तक कि एक्सट्रीम केस में रिसेशन भी हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वॉर से यूएस और यूरोप की इकोनॉमी को ऑलमोस्ट नहीं के बराबर फर्क पड़ रहा है। इनफैक्ट यूएस को इस वॉर के लंबे होने से फायदा भी हो सकता है। अब एग्जैक्टली ये सब कैसे हो सकता है, ये हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं और कैसे आप एज ए मिडिल क्लास इन्वेस्टर इस वॉर से तैयारी करके फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, इस वॉर का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो सिर्फ 33 किलोमीटर पतला समुद्री रास्ता है जो ईरान, ओमान और यूएई के बीच से गुजरता है। ये पर्शियन गुल्फ, जहां से पूरी दुनिया का 20% ऑयल प्रोड्यूस होता है, जो ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतार, सऊदी अरबिया और यूएई ये सब कंट्रीज प्रोड्यूस करती है। तो वो इस पतले से रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके इंडियन ओशन तक पहुंचता है और फिर यहाँ से वो ऑयल दुनिया की अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचता है। अब हिस्टोरिकली ईरान ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया हो। यहाँ तक कि 1980s के बड़े ईरान इराक वॉर में भी उन्होंने इसे पूरी तरह बंद नहीं किया था। लेकिन इस बार 2026 में ईरान ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वॉर की वजह से उन्होंने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है और अगर उनको कोई भी शिप यहाँ से पास होते हुए दिखेगी तो वो उस पर अटैक करेगी। इनफैक्ट अब तो न्यूज में ये भी आ रहा है कि ईरान ने सी माइंस प्लान कर रखे हैं उस रास्ते पे। तो ईरान की इस वार्निंग से और कुछ शिप्स पे अटैक भी हुए थे, जिसके बाद वहां से गुजरने वाली शिप्स की ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो हो गई। अब वो बात अलग है कि बाद में ईरान ने अनाउंस किया कि वो यूएस और इजराइल के अलावा सभी शिप्स को पास होने देंगे, लेकिन फिर भी कोई भी दूसरी कंट्री की शिप्स में इतना दम नहीं है कि वो वहां से गुजर जाए। इसीलिए इंडिया को जो इम्पोर्टेड ऑयल और गैस मिलता है वो भी आना बंद हो गया है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स होते हैं जिनका कॉस्ट $100 of million का होता है। और जब कोई रीजन वॉर जोन बन जाता है तो नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस क्लेम देती नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल वॉर रिस्क इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जो क्राइसिस के टाइम पे इतना महंगा हो जाता है कि शिपिंग कंपनीज उसको लेने के बदले वहां जाना ही बंद कर देती है, जो अभी हो रहा है। तो जब तक ये वॉर ऑफिशियली खत्म नहीं होता, कोई भी ऑयल एंड गैस की कंपनी की शिप्स वहां से पास होने का रिस्क नहीं ले सकती। अब सवाल ये उठता है कि इससे हमें क्या लेना देना। तो दोस्तों, हम इंडियंस अपनी टोटल ऑयल डिमांड का लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम खुद इतना प्रोड्यूस नहीं करते। तो हमारे इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा रशिया से आता है और बाकी 60-70% हमें मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई। ये इंडिया के मेजर ऑयल सप्लाईज है और उनका ऑयल इसी रूट से आता है जो फिलहाल वॉर की वजह से बंद है। फिर हमें अपनी एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की 50% डिमांड भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, यानी जिस गैस से हम इंडियंस खाना बनाते हैं उसका 90% हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जो भी बंद है। तो सबसे पहला और डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इस गैस की शॉर्टेज में देखने मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल का रिजर्व तो हमारे पास 70 डेज तक का है, लेकिन गैस का रिजर्व न्यूज में आता है कि सिर्फ 10 से 20 दिन तक का है। और इसी वजह से हमारी मेट्रो सिटीज के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं और बहुत सारी रोड साइड की फूड स्टॉल्स भी अपनी मेनू छोटी कर रहे हैं, ताकि वो एटलीस्ट अपना बिजनेस चालू कर सके। क्योंकि जब एलएनजी सप्लाई कम होती है तो गैस कंपनीज पहले कमर्शियल सप्लाई कट करती है, ताकि हाउस होल्ड्स की सप्लाई चलती रहे, मतलब घर में लोगों को गैस मिलता रहे। अब दोस्तों, अगर ये वॉर कुछ दिन तक और चलती है तो इसका नेक्स्ट इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन में दिख सकता है, क्योंकि जब ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं बल्कि उससे पूरा ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और लॉजिस्टिक्स भी महंगा हो जाता है। मतलब जो ट्रक्स, वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट करते हैं उनका खर्चा बढ़ जाता है, जिसका इफेक्ट जल्दी फूड इन्फ्लेशन में दिखने लगता है, यानी सब्जी, मिल्क प्रोडक्ट्स और पैकेज फूड्स भी महंगे होने लगते हैं। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन शॉक। और इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा नुकसान होता है मिडिल क्लास पे, क्योंकि छोटी मोटी प्राइस इंक्रीज भी हमको इमीडिएटली फील होती है। और जब ऐसा थोड़े एक्सटेंडेड टाइम के लिए होता है तो इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन या रिसेशन में भी जा सकती है, मतलब हमें बड़ा मार्केट करेक्शन या कोई क्रैश भी देखने मिल सकता है।
इसीलिए मार्केट ऑलरेडी कुछ दिनों से रेड में है और हमको यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसीलिए हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना जरूरी है। अब दोस्तों अगर हम चाइना की बात करें तो लॉजिकली इस वॉर से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होना चाहिए था, क्योंकि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल इंपोर्टर कंट्री है। लेकिन रियलिटी में चाइना ने इस सिचुएशन की काफी सालों से तैयारी कर रखी थी। जैसे इंडिया के पास गवर्नमेंट का सिर्फ 9 से 10 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, और अगर ऑयल कंपनीज के गोदाम का स्टॉक भी जोड़ दे तो टोटल मिला के हमारे पास 70 डेज का ऑयल रिजर्व है। लेकिन वही चाइना के पास गवर्नमेंट का 90 डेज का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, और कंपनीज के गोडाउन का स्टॉक मिला के ये टोटल 200 दिन का ऑयल रिजर्व होता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहे तो चाइना के पास इंडिया से 3 से 4 गुना ज्यादा ऑयल रिजर्व है। फिर दूसरी चीज, पिछले 10-15 सालों में चाइना ने एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया और ईवी आज उनके रोड पे काफी कॉमन हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना में सेल होती है, जो यूएसए, यूरोप और बाकी की सारी कंट्रीज को मिला के भी उनसे ज्यादा है। जिसका मतलब ऑयल के महंगे होने से या शॉर्टेज होने से उनका ट्रांसपोर्ट इतना महंगा होगा नहीं, और इसीलिए उनको इन्फ्लेशन शॉक लगने का चांस कम होगा। लेकिन इंडिया अभी भी इस ट्रांजिशन से काफी दूर है। तीसरी चीज ये है कि रिसेंटली न्यूज में आया था कि ये ईरान वॉर के शुरू होने के बाद रशिया ने इंडिया को ऑयल देने का प्रॉमिस तो किया है, क्योंकि हमें मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट नहीं मिल रहा था, और यूएस ने भी हमें परमिशन दे दी 1 महीने के लिए रशियन ऑयल बाय करने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि न्यूज में आ रहा है कि रशिया ने ऑयल के डिस्काउंट को खत्म कर दिया है। क्योंकि डिस्काउंट तो इसीलिए दिया जा रहा था क्योंकि पहले इंडिया छुपके से ऑयल बाय कर रहा था यूएस की परमिशन के बिना, लेकिन अब तो यूएस ने परमिशन दे दी है और इंडिया को डेस्परेटली ऑयल की नीड है। तो इसीलिए रशिया ने कहा नाउ इट्स बिजनेस नॉट फ्रेंडशिप, और एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। और इसके बाद भी रशिया अभी भी हमारी डिमांड का सिर्फ 30 से 40% तक का ही ऑयल कवर कर पाएगा। और रियलिटी ये है कि रशिया का रिलेशन चाइना से ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया के मुकाबले। तो अगर वॉर लंबी चलती है तो चांसेस है कि रशियन ऑयल चाइना की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो। अब दोस्तों अगर हम यूएस और यूरोप की बात करें तो इस वॉर से उनको बहुत कम नुकसान होगा, क्योंकि सबसे पहली बात, भले यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक किया, लेकिन इस वॉर से यूएस पे हमें कोई भी डायरेक्ट अटैक देखने नहीं मिला, क्योंकि लोकेशन वाइज वो ईरान से काफी दूर है। इजराइल में तो काफी सारे अटैक्स हुए जिसकी वजह से उनके सिटीजन्स काफी टायर्ड हो चुके, वो इस वॉर को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन यूएस और यूरोप के लोगों को टेम्पररी ऑयल फ्लक्चुएशन के अलावा कुछ भी नुकसान नहीं देखने मिल रहा है, क्योंकि यूरोप का जो टोटल ऑयल डिमांड है उसका सिर्फ 5 से 10% ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। लेकिन यूएस की सिचुएशन तो और भी अलग है। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। ईयर 2000 के बाद से यूएस ने अपनी डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन स्पीड में बढ़ा दी थी। मतलब उन्होंने भी ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी, जिसकी वजह से आज यूएस अपनी ऑयल डिमांड का एक बड़ा हिस्सा ऑलमोस्ट 60-70% खुद ही प्रोड्यूस करता है। तो उनके टोटल कंजम्पशन का सिर्फ 2-3% ऑयल ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। बाकी का डिमांड यूएस डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है या फिर कनाडा, मेक्सिको और साउथ अमेरिका की कंट्रीज से उनको मिल जाता है। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वॉर कभी भी अच्छी चीज नहीं होती है। कोई भी आम आदमी वॉर नहीं चाहता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्राइस वही पे करता है, महंगाई, सर्टेनिटी, इकोनॉमिक स्लोडाउन और जॉब लॉस के थ्रू। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वॉर अक्सर पावरफुल लोग शुरू करते, लेकिन उसका असली बोझ मिडिल क्लास और गरीब लोग उठाते। लेकिन दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी सिचुएशन कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, बल्कि इस वॉर से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब अच्छे बिजनेस डिस्काउंट पे मिलते हैं। और अगर आपको पता है कि स्टॉक कैसे एनालाइज करते हैं तो ये टाइम आपके लिए वेल्थ बिल्ड करने का एक अच्छा टाइम हो सकता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में आना चाहिए कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज क्यों कर रहा है, जबकि इससे यूएस और इजराइल को कुछ भी खास नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये एक वॉर की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। इसके पीछे का लॉजिक काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप उस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। और दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो, ये वॉर कितने टाइम तक चल सकती है? क्या हम डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा कर सकते हैं कि वो इसे जल्दी खत्म करेंगे? और आखिर में ये वॉर जीतेगा कौन? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा।